Assalamu alaikum students, this is Muhammad Ahmed, your biology teacher. Student, today we are going to discuss exercise of chapter number 6, biomolecules. जैसे कि हमने अपना चैप्टर कवर कर लिया, सारे लेक्चर्स में हमने देख लिए, अब हम उन्हीं लेक्चर्स की एक्सरसाइज को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके MCQs को देख लेते हैं एक्सरसाइज के। MCQs नंबर 1 है जी, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है हमारे पास। उसमें 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, मैं जस्ट करेक्ट ऑप्शन आपको बता देता हूँ। ए ऑप्शन है जी, प्रोवाइड एनर्जी। जब हमने कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एनर्जी का जो सोर्स होता है ना, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज होता है स्पेशली। ए ऑप्शन इसकी है। MCQs नंबर 2, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स आपको पता है सिंगल एक सेकेराइड होता है, सिंगल शुगर्स होती हैं, और पॉलीसेकेराइड्स बहुत ज्यादा जिसमें शुगर्स आपस में मिलती हैं और वो पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। तो ऑप्शन ए ही है इसमें, मोनोसेकेराइड्स आर सिंगल शुगर्स, बेसिक इनके अंदर डिफरेंस यही आ रहा है, ठीक है। और बाकी नीचे वाली जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास तीनों ही नहीं इसमें बन रही हैं। What is true about cellulose? सेलुलोज एक्चुअल में ये क्या है हमारे पास। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन प्लांट्स। इसकी ऑप्शन सी अगर देखेंगे, अगर आपको याद हो हमने कितनी दफा ये बात कर ली है कि जो प्लांट का सेल होता है उसकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर एक हमारे पास पॉलीसेकेराइड मौजूद होता है जिसको हम सेलुलोज का नाम देते थे, ठीक है। तो ये उसको स्ट्रक्चरल उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेलुलोज का काम, और जो सेल वॉल होता है उसका मैंने आपको बताया था। तो इसकी इसी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। Which of the following proteins is involved in oxygen transport? कितनी दफा हमने ये बात की, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके पास एक प्रोटीन होती है जिसका नाम था हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैसी प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, तो इसकी ऑप्शन बी करेक्ट है। MCQs 5 अगर देखिए हम, विच कंपोनेंट ऑफ एन अमाइनो एसिड डिटरमाइंस इट्स यूनिक प्रॉपर्टी। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जब आप देखते हैं तो आपको जितने भी अमाइनो एसिड्स मिलेंगे ना 20 टाइप के, सभी का 98% स्ट्रक्चर सेम ही होता है। ये मैंने एक अमाइनो एसिड ड्रॉ किया हुआ, देखें आप जितने भी अमाइनो एसिड्स देखेंगे ये ग्रुप भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, बस ये आर ग्रुप जिसको हम साइड चेन बोलते होते थे, साइड ग्रुप हमारे पास आ जाता है, ये चेंज होता है, बाकी अमाइनो एसिड सारे सेम ही रहते हैं। तो ये जस्ट आपके पास ऑप्शन देख लें, अगर आर ग्रुप वाली ऑप्शन है तो ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो अमाइनो एसिड्स को चेंज करता है, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करवा रहा होता है। तो इसकी ऑप्शन सी है जी, आर ग्रुप। Which proteins are involved in defense against pathogens? सिंपल सी बात है, पैथोजेंस के ऊपर अटैक कौन कर देता है जी, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स। प्रोटीन वाले टॉपिक में उसके फंक्शंस में हमने ये डिटेल में बात की थी कि एंटीबॉडीज भी प्रोटीन की ही बनी होती हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ मोस्ट लिपिड्स। लिपिड्स किसके बने होते हैं। लिपिड्स का स्ट्रक्चर अगर याद हो तो हमने बात की थी कि दीज आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स का हम टॉपिक पढ़ के आए हुए हैं, तो इन दोनों के मिलने से हमारे पास क्या बनता है, एक लिपिड्स बनते होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है जी। हाउ डू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स डिफर फ्रॉम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंशिएट क्या करवाया था, आपको बताया था कि जो सैचुरेटेड होते हैं उनके अंदर जो कार्बन और कार्बन के दरमियान में बॉन्ड होता है ना वो होता है सिंगल। जो अनसैचुरेटेड होते हैं ना उनके अंदर या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो आप इसमें से ऑप्शन देखें, सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि जो अनसैचुरेटेड होते हैं दे कंटेन डबल बॉन्ड्स इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है कि इनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, यहां जस्ट डबल मेंशन किया हुआ उन्होंने। बी ऑप्शन करेक्ट है जी। MCQs 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन। इन सभी में देखो कि प्रोटीन का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो देखें ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करती है। बी ऑप्शन, कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। प्रोटीन्स इंफॉर्मेशन जो होती है ना पेरेंट्स से जो कैरेक्टर आते हैं उनके बच्चों में, उनको जेनेटिक इंफॉर्मेशंस बोलते हैं। ये प्रोटीन लेके नहीं आती, ये जीन्स लेके आते हैं। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है वो लेके आ रहा होता है। तो प्रोटीन का काम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना नहीं होता, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। Which components make up a nucleotide?
इसमें आपने जब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपने इसमें ये चेक करना है कि कौन से 3 कंपोनेंट्स मिलके एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को बना रहे होते हैं। तो याद करें जी, हमने 3 उसमें यूनिट्स पढ़े थे, एक शुगर, राइबोज शुगर अगर आपको याद हो, फिर हमने कहा था कि फॉस्फेट ग्रुप्स लगे होते थे जब हमने एटीपी का स्ट्रक्चर पढ़ा था। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, तो उसमें हमने देखें फॉस्फेट नाइट्रोजनस बेसिस लगी होती हैं, तो इसकी ए ऑप्शन में ही तीनों चीजें मौजूद है, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। तो ये 3 चीजें मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे होते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11, विच नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। डीएनए और आरएनए के अंदर जो बेसिस का डिफरेंस आता है ना, वो मेजर 2 हमारे पास बेसिस होती हैं, ठीक है। उनमें से अगर आप देखेंगे, यूरासिल एक ऐसी बेस है जो क्या होता है कि जी डीएनए के अंदर मौजूद नहीं होती लेकिन वो आरएनए के अंदर मौजूद होती है, ठीक है ना। तो ये इसकी ऑप्शन सी है, यूरासिल वाली। मैंने यहाँ पे भी लिख दिए ये सारे ऑप्शंस, आप यहाँ से इसको देख के करेक्ट इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, वो उन्होंने पूछा है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो आप इस चैप्टर के जो फर्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे तो आपको वहां पर मिल जाएंगे जी कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस। जो हमने इसमें टेबल पढ़ा था ना फर्स्ट, इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर, पेज नंबर 94 है, आप वहां से भी कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन में कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है और मेन फंक्शंस लिखे हुए हैं। एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स होता है, और दूसरा जी एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। 2 फंक्शंस है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो आप यहां से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस पेज नंबर 97 में भी उन्होंने दिए हुए हैं 5-6, तो वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास, हाउ डू द 3 ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिफर इन टेस्ट। 3 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स आपने पढ़े थे अगर आपको याद हो, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स आपको पता है टेस्ट में बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं, डाइसेक्राइड्स भी स्वीट इन टेस्ट होते हैं, लेकिन पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास टेस्ट लेस होते हैं। ये टेस्ट के हिसाब से आपने बताना है, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, ये फीके होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है जी। ये इस तरह से आपने तीनों को डिफरेंशिएट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेम 2 कॉमन मोनोसेक्राइड्स एंड 2 डाइसेक्राइड्स। आपने कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में पढ़े थे, मोनोसेक्राइड्स भी पढ़ के आए हो, डाइसेक्राइड्स भी पढ़े हैं आपने। मोनोसेक्राइड्स अगर आपको याद हो, उन्होंने एग्जांपल पूछी है, तो सिंपल ये एक ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है, दूसरा फ्रुक्टोज भी मोनोसेक्राइड है। फिर उन्होंने कहा कि चले हमें 2 डाइसेक्राइड्स का भी नाम लिख के दे दें, ये सुक्रोज और साथ में माल्टोज। ये एग्जांपल्स आपकी बुक में भी दी हुई हैं कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में। तो अगर मोनोसेक्राइड देखो तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और डाइसेक्राइड देखो तो सुक्रोज और माल्टोज। ये एग्जांपल्स आपने बस नाम लिख देने इनके, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, विच मोनोसेक्राइड्स मेक अ सुक्रोज मॉलिक्यूल। सुक्रोज जो है ना, ये भी हमने कहा कि डाइसेक्राइड है। वो कह रहे हैं कि डाइसेक्राइड है, मतलब इसमें 2 मोनोसेक्राइड्स हैं, तो बताओ उनके नाम दो जो सुक्रोज को बना रहे होते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स 2 कौन से मिलते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ना, ये कंबाइन होंगे ना, तो क्या बनेगा, ये बन जाता है। सिंपल सी बात है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मेक सुक्रोज मॉलिक्यूल। एक डाइसेक्राइड को वो बना देते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कौन सा पॉलीसेक्राइड है जो एज अ स्टोरेज काम कर रहा होता है। प्लांट्स के अंदर स्टार्च का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टार्च आपने इतनी दफा सुना हुआ है, स्टार्च हमारे पास एक स्टार्च इज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स इन प्लांट्स। प्लांट्स जितना भी अपना कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं ना, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके पास है वो स्टार्च है, सिंपल। नेक्स्ट आता है जी, डिफाइन अमाइनो एसिड्स एंड ड्रॉ इट्स मॉलिक्यूल इट्स स्ट्रक्चर। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपके पास अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि स्पेसिफिक नंबर्स और सीक्वेंस में कंबाइन करते हैं और क्या बना देते हैं, प्रोटीन्स बना देते हैं। प्रोटीन वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है आपने। ये सिंपल आपके पास इसका मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी है। अमाइन ग्रुप है जी आपके पास, अमाइनो ग्रुप आ गया, ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, ये हाइड्रोजन है, ये आपके पास आर ग्रुप साइड चेन आ जाती है और इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं ये मैं सारी चीजें, साथ में आप ये स्ट्रक्चर बनाकर इसको लेबल भी कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 है जी, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स, ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर। लिपिड्स के अभी हम एमसीक्यूज में देखें बेसिक कौन से थे, दो उसके स्ट्रक्चर्स में आ रही चीजें, एक फैटी एसिड्स होते हैं और साथ में ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है। तो आपने इन दोनों के नाम लिखने और दोनों के ही स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। ये आपके पास वहां पे बुक के अंदर मेंशन है और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दो हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, इन दोनों के नाम लिख के और साथ में स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे आप। नेक्स्ट आता है जी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए और डीएनए का टॉपिक पढ़ा है। आरएनए में आपने 3 उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हुई हैं और आगे उनका फंक्शंस भी एक बता देना है कि एक मैसेंजर आरएनए है आपके पास, एक राइबोसोमल आरएनए है और फिर आपके पास ट्रांसफर आरएनए है। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के आरएनए है और एक एक इनका फंक्शन लिख देंगे तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का फंक्शन क्या होता है? डीएनए आपको पता है कि एक हेरिडेटरी मटेरियल है, इसके पास जीन्स होते हैं और जीन्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर होती है और ये इंफॉर्मेशन को जब डीकोड किया जाता है तो डीएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है और ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाता था और क्या बन जाती थी, प्रोटीन बन जाती थी। इस चैप्टर का भी जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ के आए हैं उसमें ही मैंने डीएनए की फंक्शनिंग आपको सारी एक्सप्लेन कर दी थी। ये थे आपके जी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री सिंपल, इसकी भी हम फर्स्ट लेक्चर में ये चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री सिंपल आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले केमिकल प्रोसेसेस जो होते हैं वो आपके पास बायोकेमिस्ट्री में चले जाते हैं। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो आ जाती है, स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूलर बायोलॉजी, ये हो गया। फिर डीएनए और आरएनए का डिफरेंस भी आप लोग देख चुके हैं। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए आपके पास एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। उसके बाद इसमें जो होते हैं डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोस होते हैं, आरएनए के अंदर डीऑक्सी नहीं होते, जो ऑक्सीजन मौजूद होती है जस्ट राइबोस शुगर होती है। फिर डीएनए के अंदर थाइमीन मौजूद होती है, आरएनए के अंदर यूरासिल मौजूद होती है। ये सारे डिफरेंसेस एक्चुअल में हम अपने सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी दोबारा बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट आ जाता है जी सिंपल मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स, ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन है, ये आप जाके स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देख लें। फिर ग्लाइकोजिन एंड स्टार्च, ग्लाइकोजिन और स्टार्च में क्या डिफरेंस है, ग्लाइकोजिन और स्टार्च दोनों का अलग से उन्होंने वहां पे बताया हुआ है, शुरू में जाके इस चैप्टर के वहां पे भी देख लें। फिर ग्लाइसिन और एलानिन का आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइसिन एंड एलानिन। ये मैंने आपको जब हमने अमाइनो एसिड्स पढ़े थे मैंने आपको बताया था, ये अमाइनो एसिड है जनरल फार्मूला। अगर मैं यहां इसको हटा के आर की जगह पे हाइड्रोजन लगा दूं तो ये आपके पास बन जाता है जी ग्लाइसिन। अगर मैं आर को हटा के CH3 लगा दूं तो ये आपके पास एलानिन बन जाता है। ग्लाइसिन और एलानिन में बस ये आर ग्रुप का थोड़ा सा डिफरेंस है, एक में हाइड्रोजन आ रही है अगर ग्लाइसिन बन जाएगा और अगर एलानिन आ रही है तो फिर CH3 लग जाता है। ये सिंपल से इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो दोनों के स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर देने हैं। फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का डिफरेंस है, आपको ये भी पता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अभी बताए हैं इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान में, और जो आपके पास अनसैचुरेटेड होते हैं उनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। सैचुरेटेड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, अनसैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये इस तरह से डिफरेंसेस आप सारे एक्सप्लेन कर देंगे। फिर फैट्स एंड ऑयल के अंदर डिफरेंस आ जाता है। टेम्परेचर का बता देना जी आपने सबसे पहले, फैट्स सॉलिड होते हैं, ऑयल आपके पास जो होते हैं वो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। फैट्स के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये बातें आपने बता के ये भी क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन कर लेना है आपने। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जी। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है जी, राइट अ कंप्रिहेंसिव नोट ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड रोल्स ऑफ द 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड वाला टॉपिक जाके आप देखें, उसको वो वाला लेक्चर आप सुने तो वो सारा ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन वाले टॉपिक में फंक्शंस डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप वो लेक्चर देखें जी, आपके वो भी क्लियर वहीं से हो जाएगा। व्हाट आर फैटी एसिड्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स, मैंने लिपिड वाला पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये भी आपका लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, वो आप रिवाइज कर लें। टॉपिक 6.4 है आपकी बुक का, ठीक है, उसको वहां से जाके चेक कर लें। डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फैट्स एंड ऑयल, फैट और ऑयल का स्ट्रक्चर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे बातें की हैं, फैट्स और ऑयल का स्ट्रक्चर उन्होंने वहां पे ड्रॉ करके दिया हुआ है बुक में, हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो भी आप वहीं से जाके देख सकते हैं। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको
हमारे सेकंड लास्ट लेक्चर में सारा दिखाया था कि कैसे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, उनके अंदर कौन सा बॉन्ड कहां पर बन रहा है, ये भी सारा ऑलरेडी एक्सप्लेन है आपके पास। और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है डीएनए की फंक्शनिंग वाला, जिसको मैंने सेंट्रल डोगमा का नाम बताया था आपको, ठीक है, ये हिडन शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बताया था क्या होता है, तो उस टॉपिक को करेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूरा चैप्टर, यानी कि हम लेक्चर्स में ऑलरेडी सुन चुके हैं, तो ये सारे उनके उन्हीं के से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। मेन क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इंक्विजिटिव आंसर क्वेश्चंस हैं। उसमें फर्स्ट जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन द फंक्शनिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के लिए वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये याद रखना है कि जब बायोमोलिक्यूल्स आप इनटेक करते हैं, बॉडी में जा रहे हैं ना, एक आपके पास सिंपल प्रोटीन खाइए, प्रोटीन आपको पता है अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, ये सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये प्रोटीन हम सपोज खा रहे हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनको सेपरेट करना है। आपको पता है कि प्रोटीन के एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से सेपरेट करने के लिए वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या करते हैं, दूसरे 2 मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ेंगे, उसमें भी क्या करना पड़ता है, हमें वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ यूज करना पड़ता है। तो इनकी सबसे फर्स्ट तो ये होगा कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए हमें वाटर रिक्वायर्ड होता है, ये याद रखना सबसे फर्स्ट तो ये, ठीक है, कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को देख लो, 2 ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए हैं ना, ठीक है, पॉलीसेकेराइड के अंदर, तो इन ग्लूकोज को भी तोड़ेंगे, 2 ग्लूकोज आपस में अगर अलग हो रहे हैं तो यहाँ पे भी वाटर का मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है। आगे फिर जाएंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल, सेम जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं सभी के लिए हमें ये रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा आपको पता है कि ये इन बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जब आपको पढ़ाए थे बताया था दीज आर हाइड्रेटेड कार्बन्स, आप उनके अंदर देखेंगे वाटर का मॉलिक्यूल मौजूद है, यानी कि उनकी कंपोजिशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, इन सभी की कंपोजिशन में भी वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं और इनके मेटाबॉलिज्म पे भी हमें मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरा ये होता है कि जी बायोमोलिक्यूल्स अगर हम बॉडी की बात करें तो ये वाटर इन मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, हीट एनर्जी आ रही होती है, उसको भी वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिसको हम इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोल रहे होते हैं, और बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करवा रहा होता है, ठीक है जी। इस तरह से डिफरेंट आप बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बता सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी हमें वाटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है जी। ये आपका एक जनरल सा क्वेश्चन बन जाएगा। मेन क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर इन द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट एंड कंपेयर देम विद ईच अदर। कुछ प्रोडक्ट्स दी हुई हैं, वो आपसे पूछ रही है कि इनका हमें बताएं कि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितनी है, लिपिड्स कितने हैं और इसमें वाटर कितना है। तो यहाँ पे हमें रोटी बताई हुई है, साथ में वेट बताया जी 40 ग्राम, बर्गर है, क्यूकम्बर है, एग है, राइस, पोटैटो फ्राइज एंड कैरेट, ठीक है। या कुछ चीजों का वेट उन्होंने दिया हुआ है, कुछ का हम एज्यूम कर लेते हैं खुद से ही, ठीक है। सपोज करिए मैंने एक टेबल आपको दे दी है, ये स्टार्टिंग में फाउंड प्रोडक्ट है, ये मैंने प्रोडक्ट्स के नाम लिख दिए हैं, रोटी, बर्गर, कुकम्बर, एग, राइस, पोटैटो फ्राइज एंड कैरेट। ये हमारे पास एक फर्स्ट जो कॉलम आ जाता है, इसमें मैंने प्रोडक्ट्स के नाम लिख दिए सारे। नेक्स्ट में मैंने बता दिया कि उनका साइज कितना होगा, ठीक है, ये साइज सारे आ गए। फिर मैंने बता दी जी ये कार्ब लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी अमाउंट होगी इसमें, यहाँ पे ग्राम्स में होगी, ये सारे ग्राम्स में हम देखेंगे। प्रोटीन कितनी है, ये मैंने उनकी वैल्यूज लिखी हुई है। फिर फैट्स आ जाते हैं और लास्ट में हमारे पास जो कॉलम आ जाता है वो वाटर की परसेंटेज का आ जाता है। चलिए सबसे फर्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास रोटी की बात की है। फर्स्ट सपोज करो रोटी का वेट हो 40 ग्राम, इसको अगर 40 ग्राम की एक रोटी आपने खाई, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितने मिलेंगे। सबसे हाई अमाउंट हमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिलती है अबाउट 40 ग्राम, ठीक है, सॉरी 24 ग्राम, हमें 40 में से 24 ग्राम क्या मिल जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। फिर अगर हम देखें प्रोटीन कितनी होती है जी रोटी के अंदर, 40 ग्राम की रोटी के अंदर जस्ट 4 ग्राम प्रोटीन मिलती है हमें, ठीक है। फैट्स की अगर हम बात करें तो 1.5 उसमें ग्राम हमें फैट्स मिल जाते हैं, और बाकी बची आपके पास जो अमाउंट है उसका 30% आपके पास क्या होगा, वाटर होगा। ये परसेंटेज में है, ठीक है। उसका ओवरऑल जितना भी बना उसका 30% जो है वो उसमें वाटर मौजूद होता है। नेक्स्ट बर्गर आ जाता है, बर्गर का उन्होंने साइज नहीं दिया होगा,
ठीक है, हम सपोज एक मीडियम बर्गर को अज्यूम कर लेते हैं जिसका वेट है जी 120 ग्राम। उस 120 ग्राम के बर्गर के अंदर 30 ग्राम तो हमें मिल जाएगा सीधे सीधे कार्बोहाइड्रेट्स, 12 ग्राम हमें मिल जाएगा जी प्रोटीन, और 15 ग्राम हमें मिल जाएंगे फैट्स, और बाकी इसकी ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 40% उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब बर्गर ये नहीं है कि वो गीला होता है पानी में भिगो के हम खा रहे हैं, उसके अंदर मौजूद बायोमोलिक्यूल्स के अंदर वाटर कैसे कैसे मौजूद है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अभी मैंने वाटर की इंपॉर्टेंस में आपको बताया ना कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की बायोमोलिक्यूल्स की कंपोजिशन में हमें क्या चाहिए होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये उस हिसाब से बात हो रही है। चलिए जी क्यूकम्बर की बात कर लेते हैं। सपोज 100 ग्राम का एक क्यूकम्बर हम ले लेते हैं, उसमें 3.6 हमारे पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब बहुत ही कम अमाउंट कार्बोहाइड्रेट की। प्रोटीन 0.7 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम भी नहीं उसमें प्रोटीन हो सकती। 0.1 ग्राम फैट है, टोटली फैट फ्री हो गया। फिर बचा क्या, कुकम्बर का 95% हमारे पास क्या है जी, वाटर है, पानी से भरा होता है, वो सारा वाटर ही है, ऐसा समझ लें आप। एग की बात करें, एग का जो वेट हमने लिया है वो 50 ग्राम लिया, 50 ग्राम का हमारे पास एक एग है, उसके अंदर सबसे फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलेंगे 0.6, ठीक है, 6.3 हमें प्रोटीन मिल जाएगी, और हमें 5 ग्राम मिल जाएगा जी फैट्स, और 75% हमें उसमें वाटर मिल जाता है। ये वैल्यूज आ जाती हैं। चावल है जी, राइस 100 ग्राम हमने राइस लिए, उसमें 28 ग्राम आपके पास कार्बोहाइड्रेट, 2.7 प्रोटीन्स आ जाएंगी, 0.3 फैट्स आ जाएंगे, और 68 ग्राम आपके पास 68% उसमें वाटर आ जाएगा। पोटैटो फ्राइज की अगर हम बात करें, 100 ग्राम आप लेते हैं, 34 आपके पास उसमें 34 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 3.4 आपके पास प्रोटीन्स, और आपके पास 15 ग्राम फैट्स आ जाएंगे, क्योंकि हमने फ्राइज को हम एक्चुअल में फ्राई ऑयल के अंदर कर रहे हैं, तो इसी वजह से इसमें फैट्स ज्यादा आ रही हैं, बाकी 60% उसके अंदर वाटर आ जाता है। कैरेट की बात करें, कैरेट 100 ग्राम की एक कैरेट लेते हैं, 9.6 ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होगा, क्योंकि टेस्ट मीठा भी होता है ना उसका, 0.9 ग्राम उसमें प्रोटीन है, 0.2 ग्राम उसमें फैट्स हैं, और 88% भाई उसके अंदर क्या मौजूद होता है, वाटर होता है। तो ये आपकी थी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स की। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज।